तो चलिए फिर से एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्लास हम शुरू कर रहे हैं और आज का जो सेट होगा ये प्रैक्टिस सेट 4 है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2 और 3 हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जा कर के आप देख सकते हैं। ITI बैच 2024 नाम का आपका प्लेलिस्ट होगा, उसमें से आप देख सकते हैं। ठीक है। और ये जितने भी स्टूडेंट हैं चाहे किसी भी ट्रेड के हो, फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम यदि देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ITI फर्स्ट ईयर का चाहे कोई भी ट्रेड हो, 1 साल या 2 साल कोर्स वाला कोई भी ट्रेड हो, आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए। और ये सारा का सारा क्वेश्चन निम्मी पैटर्न से लिया गया है, निम्मी क्वेश्चन बैंक से लिया गया है, तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। और इसी से क्वेश्चन जो है कि CBT एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो आप इसको रिवीजन कर लीजिए, बेहतर रहेगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। और फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वी कैन शेयर आवर थॉट्स, आइडियाज़ एंड फीलिंग्स थ्रू डैश। मतलब हम अपने थॉट्स को, आइडिया को और फीलिंग्स को किसके द्वारा शेयर कर सकते हैं, है ना। हिंदी में दिया है कि हम अपने विचार, धारणाएं और भावनाएं डैश के माध्यम से साझा कर सकते हैं। किसके माध्यम से हम साझा करते हैं? तो ऑप्शन दिया गया है A कम्युनिकेशन, B दिया हुआ है रीडिंग, C है वाचिंग और D है हियरिंग। तो हियरिंग तो बिल्कुल नहीं होगा, सुनना, देखना, पढ़ना, ये सब तो हम इसके माध्यम से अपनी थॉट्स को, अपने विचार को हम किसी दूसरे से शेयर कर ही नहीं सकते हैं, बिल्कुल नहीं करेंगे। हम किसके माध्यम से कर सकते हैं? तो कम्युनिकेशन के माध्यम से कर सकते हैं, संचार के माध्यम से हम कर सकते हैं। कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि जब हम अपनी विचार को, धारणा को या अपनी भावनाएं को दूसरे तक पहुंचा देते हैं, उसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। कम्युनिकेशन क्या है? मतलब अपने थॉट्स को, फीलिंग्स को, अपने आइडिया को क्या करे, किसी दूसरे तक पहुंचा दे और उसको ये बात पूरी तरह से समझ में आ जाए, तब हम समझते हैं कि हमारा कम्युनिकेशन हो गया है। तो इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? कम्युनिकेशन हो जाएगा। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है कि इफेक्टिव कम्युनिकेशन नीड्स टू बी डैश। मतलब एक प्रभावी संचार के लिए क्या आवश्यकता है? कम्युनिकेशन तो समझ गए, लेकिन इफेक्टिव कम्युनिकेशन कब होगा? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। ऑप्शन जो है फर्स्ट है सिंपल, B है क्लियर, कंप्लीट एंड ऑल ऑफ द एबव। अच्छा, यहाँ पर देखिए, प्रभावी संचार तब हो सकता है जब हमारा कम्युनिकेशन सिंपल होगा। मतलब हम जिस बारे में बातचीत कर रहे हैं वो बातचीत जो है कि एकदम सरल हो, सामान्य हो, ठीक है, और पूरी तरह से क्लियर हो। जब हम बोल रहे हो वो बात पूरा क्लियर होना भी चाहिए, ये भी बात सही है। कंप्लीट, पूर्ण हो। आधा अधूरा बात हम अगर कहेंगे तो क्या होगा? जो सुनने वाला होगा, लिसनर होगा, वो पूरी बात हमारी नहीं समझ पाएगा, जिसके कारण क्या होगा? कम्युनिकेशन में बैरियर आ जाएगा, बाधा आ जाएगा, मतलब पूरी तरह से कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। तो कहने का मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दी एबव, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सिंपल भी होना चाहिए, क्लियर भी रहना चाहिए और पूर्ण रूप से जो भी हम बात कर रहे हो वो कंप्लीट भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ये तीनों ऑप्शन सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी एबव। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर, कि विच अमॉन्ग दीज इज नॉट ए टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा संचार का प्रकार नहीं है? ठीक है। तो अभी तक तो हमने समझा कि संचार क्या होता है ना, लेकिन अब यहाँ पे आ गया कि कौन सा संचार नहीं है, कौन सा कम्युनिकेशन नहीं है। तो अब देख सकते हैं कि वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल और सौरो। तो याद रखिएगा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन। एक होता है वर्बल, दूसरा होता है नॉन वर्बल। 2 तरह के कम्युनिकेशन होता है, मेनली 2 तरह के कम्युनिकेशन होते हैं, एक वर्बल होता है और एक नॉन वर्बल होता है। ये दोनों ऑप्शन तो इसी में आ गया। ठीक है। वर्बल का कहने का मतलब वो है कि जब हम बोल करके किसी से अपनी संदेश को, अपने थॉट्स को, अपने विचार को दूसरे तक पहुंचाते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे? वर्बल कहेंगे। या हम लिख करके भी अगर किसी को बता रहे हैं तो भी वो वर्बल के अंतर्गत आता है। नॉन वर्बल वो कम्युनिकेशन होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि संकेत के थ्रू समझाते हैं।
ठीक है, या सिंबल के थ्रू उसको समझाते हैं। जैसे अगर कोई गूंगा व्यक्ति है तो अगर वो किसी से बातचीत करता है तो क्या करता है, इशारों में बात करता है और इशारों में उसको समझाता है, तो वो नॉन वर्बल के अंतर्गत आ जाता है। या हम लोग ITI में इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, जब आप क्लास कर रहे होते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा साइन एंड सिंबल दिया जाता है। तो वो साइन एंड सिंबल क्या है, ये दर्शाता है, अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर इस तरह का सिंबल अगर आपको दे दिया जाए तो क्या समझिएगा, ये क्या है, ये AC का सिंबल दिया गया है ना। अगर सीधा दे दिया जाए तो क्या समझते हैं, यह DC का सिंबल है। तो इस तरह से जो है कि कुछ ऐसे साइन एंड सिंबल्स होते हैं जिससे हम समझ जाते हैं कि इसका क्या मतलब होता है, तो वो भी कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। ठीक है, और तो यहाँ पे क्या नहीं हो सकता है, तो विजुअल दृश्य जो है कि दृश्य भी हो सकता है। हम पिक्चर के थ्रू भी किसी को समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, है ना, सीन के थ्रू भी बता सकते हैं, तो ये भी हो सकता है। और लास्ट है दुख। दुख कम्युनिकेशन में नहीं आता है ना। सौरो मतलब दुख जो है कि कम्युनिकेशन के अंतर्गत नहीं आता है। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, डी ही होगा। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन करा कि नित्या वांटेड टू डिस्कस एन इशू विथ हर ट्रीटमेंट्स, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज इट। मतलब है कि नित्या अपनी टीम के साथियों के साथ एक मुद्दे पर चर्चा करना चाहती थी, यह किस प्रकार का संचार है। नित्या क्या है, अपने जो भी उसका टीम है उस टीम के साथ किसी एक पार्टिकुलर टॉपिक के ऊपर जो है कि वो डिस्कस करना चाह रही है, और वो डिस्कस करना चाह रही है तो वो कौन सा आपका कम्युनिकेशन होगा। तो बताइए, रिटन होगा या वर्बल होगा या इमेज होगा या वीडियो होगा। ठीक है, तो अगर वो किसी से बातचीत करना चाह रही है, अपनी टीम के साथ अगर चर्चा करना चाह रही है, डिस्कशन करना चाह रही है, तब क्या होगा, तब जो है कि आपका वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मौखिक रूप से हम क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन देंगे, अपने टीम को समझाएंगे, बताएंगे, तो ये इस तरह के जो होगा, रिटन नहीं होगा, इमेज भी नहीं होगा, वीडियो भी नहीं होगा। ये तीनों ऑप्शन ठीक नहीं है, लेकिन वर्बल जो है कि बेहतर ऑप्शन है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि द वे वी सिट आवर फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज सो डैश कम्युनिकेशन। मतलब हमारे बैठने का जो तरीका है उसमें चेहरे का भाव और शारीरिक भाषा जो है वो किस प्रकार के संचार को दर्शाता है, किस प्रकार के कम्युनिकेशन को दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया गया है नॉन वर्बल, फिजिकल फिटनेस, फिजिकल फिटनेस 2 बार हो गया। ठीक है, किसी एक को लीजिए, चलिए एक को काट देते हैं, और तीसरा है, चौथा है नॉन। तो आप समझिए पहले कि जब हमारा कोई बॉडी एक्सप्रेशन होता है, ठीक है, या अपने मेरे बैठने का स्टाइल हो गया, बातचीत करने का स्टाइल हो गया, जैसे किसी से हम बात करते हैं तो हाथ को भी दिखा करके बात करते हैं, है ना, और फेस का भी एक्सप्रेशन होता है। अगर दुख व्यक्त करना होता है तो फेस का एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है, खुशी का इजहार करना होता है तो मेरे फेस का एक्सप्रेशन कुछ अलग होता है ना। तो इस तरह का जो हमारा गेस्चर पोस्चर होता है, ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, मतलब हम पहले ही आपको बताए हैं कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, मतलब सांकेतिक रूप से किसी से बातचीत करना। जैसे कोई गूंगा है तो क्या करेगा, हाथ का इशारा करके बातचीत करेगा, है ना। तो अगर हम गूंगा नहीं भी है तो भी अगर हम किसी से बात करते हैं तो हम हाथ का इशारा या बैठने का स्टाइल, बोलने का स्टाइल, ये सब बॉडी लैंग्वेज के अंतर्गत आता है। लेकिन ये कम्युनिकेशन के में आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन है कि वर्बल कम्युनिकेशन इज द यूज ऑफ डैश। मौखिक संचार का प्रयोग डैश है। हाँ, वर्बल कम्युनिकेशन का क्या यूज है, जैसे साइन एंड सिंबल हो गया, वर्ड्स हो गया, मैथ्स हो गया, इमेज हो गया। तो अभी आप
आपको समझ में आ गया होगा कि इसका क्या आंसर होना चाहिए, क्योंकि अभी तक कम्युनिकेशन स्किल को जो है कि हम बता चुके हैं कि क्या होता है। तो अगर वर्बल है, वर्बल को भी डिफाइन हमने किया है, तो वर्बल का मतलब क्या है, जिसको हम लिख सकते हैं, मतलब शब्दों के थ्रू भी हम जो है कि अपनी मैसेज को दूसरे जगह भेज सकते हैं, वो वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। साइन एंड सिंबल जो होता है वो नॉन वर्बल में आता है, ठीक है। तो ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। मैथ्स तो होगा ही नहीं और इमेजेज भी नहीं होगा। इमेज अगर है तो ये नॉन वर्बल के अंतर्गत आएगा, ठीक है, लेकिन मैथ्स नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 का क्या होगा, बी। 7 नंबर चलते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन का क्या रूप है? रिटन है, स्पीकिंग है, बोथ ए एंड बी, रिटन और स्पीकिंग दोनों है, या लर्निंग है, सीखना है। तो वर्बल कम्युनिकेशन समझ लीजिए। वर्बल अभी भी आपको बताया है, उससे क्लियर हो जाएगा कि हम जब लिख करके लिखित रूप में, अगर हम लिखित रूप में या मौखिक रूप में अगर किसी से कम्युनिकेशन हो रहा हो, अपने थॉट्स विचार को दूसरे तक पहुंचा रहे हो, तो वो वर्बल कम्युनिकेशन होता है। मतलब हम यहाँ पे कह सकते हैं कि रिटन भी हो जाएगा और स्पीकिंग भी हो जाएगा। दोनों यहाँ पे ऑप्शन सही लग रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 7 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ठीक है ना। दोनों आ गया, इसमें लिखना भी आ गया, बोलना भी आ गया। तो इस बात को ध्यान देना है कि ऐसा नहीं कि केवल रिटन वाले में हम लगा देंगे और आंसर हम समझे कि रिटन तो होता है तो यही आंसर हो गया। नहीं, आपको ऑप्शन को भी बहुत ध्यान से देखना है कि क्या और भी ऑप्शन मैच कर रहा है। स्पीकिंग भी यहाँ पे मैच कर रहा है, जो हम बोलते हैं वो भी हमारा वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। 8 नंबर देखिए, करा कि क्लियर कम्युनिकेशन लीड्स टू, मतलब स्पष्ट संचार से डैश होता है, क्या होता है? डिफरेंट वर्क होता है, अपोजिट वर्क होता है, स्लो वर्क होता है और फास्टर वर्क होता है। मतलब भिन्न काम, अलग अलग काम होता है, या उसका उल्टा काम हो जाता है, या धीरे धीरे काम होता है, या बहुत तेज़ी से काम होता है। अगर क्लियर कम्युनिकेशन हो तो क्लियर कम्युनिकेशन जब होगा तो क्या होगा, काम बहुत तेज़ी से होगा। कैसे होगा कि अगर मान लीजिए किसी वर्कर को कोई काम समझाना है, ठीक है, अगर वो उस काम को बहुत अच्छा ढंग से अगर नहीं समझ पाया है तो वो क्या करेगा, वो अपने काम को धीरे धीरे करेगा, या अपोजिट कर सकता है, उसका उल्टा कर सकता है, गलती कर सकता है ना, काम को ख़राब कर सकता है। तो ये जो है कि फास्टर, अगर उस बात को वो बहुत अच्छा ढंग से समझ जाता है, मतलब आपने जो समझाया है उस बात को वो क्लियर समझ जा रहा है, मतलब क्या है कि काम में कोई भी गलती नहीं होगी और काम समय से पहले भी वह कर सकता है, समय पर तो करेगा ही, क्योंकि उस काम को वो बहुत अच्छा से समझ चुका है, ठीक है। तो इसलिए कह सकते हैं कि फास्टर वर्क जो है कि हो सकता है। इसका आंसर क्या होगा, फास्टर वर्क। आगे आइए 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि सीता इज स्पीकिंग टू हर कस्टमर्स टू अंडरस्टैंड हाउ टू इम्प्रूव हर बिजनेस, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। मतलब देखिए, सीता अपने ग्राहकों से यह समझने के लिए बात कर रही है कि वे अपने व्यवसाय को कैसे बेहतर बना सकते हैं, यह किस प्रकार का संचार है। अब सीता जो है कि अपने ग्राहक से यह समझने के लिए बात कर रही है कि वो अपने व्यवसाय को किस तरह से वो बेहतर बना सकती है। तो अगर इस तरह से बात अगर वो कर रही है तो वो कौन सा कम्युनिकेशन होगा। तो ऑप्शन दिया है कि वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, नो कम्युनिकेशन और रिटेन कम्युनिकेशन। बताइए कितना आसान है, इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जब हम किसी से सलाह ले रहे हो, किसी से सुझाव ले रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, उससे वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हैं। मतलब उससे सीता क्या कर रही है, अपने ग्राहकों से सुझाव ही तो ले रही है कि हम अपने बिजनेस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं, वो समझने की कोशिश कर रही है। तो ये हमारा क्या है, वर्बल कम्युनिकेशन है। नॉन वर्बल तो है नहीं कि चुपचाप जो है कि इशारा में बतिया रही है और उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ बिजनेस कैसे चलाएंगे जो हमारा बिजनेस चलेगा ढंग अच्छा से, ऐसा तो है नहीं। और कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। जब भी दो व्यक्तियों में
या 2 से अधिक व्यक्तियों में क्या होता है, कन्वर्सेशन होता है, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन होता ही है। ठीक है, रिटन भी नहीं हो रहा है, रिटन नहीं है क्योंकि हम मुंह से बोल रहे हैं, तो रिटन नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 10 नंबर क्वेश्चन है कि राज एंड तेज टॉक टू ईच अदर ओनली ऑन द फोन, व्हाट टाइप ऑफ कम्युनिकेशन इज दिस। राज और तेज एक दूसरे से सिर्फ फ़ोन पर बात करते हैं, यह किस तरह का संवाद है। अगर वो केवल फ़ोन पे बतिया रहा है तो वो किस तरह का कम्युनिकेशन होगा। तो आपको पता है, आप भी फ़ोन से बात करते हैं और कम्युनिकेशन समझ ही चुके हैं कि क्या होता है। तो यहाँ पे साइन कम्युनिकेशन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि फ़ोन पे हम इशारा करेंगे तो वो समझ नहीं पाएगा। क्या नॉन वर्बल, नॉन वर्बल फ़ोन पे भी हम अपने हाथ का इशारा कर सकते हैं या फेस का एक्सप्रेशन देंगे तो भी वो नहीं समझेगा, तो ये भी नहीं होगा। वर्बल कम्युनिकेशन ये हो सकता है, वर्बल कम्युनिकेशन हो जाएगा। रिटन भी नहीं, क्योंकि फ़ोन पे जब हम हैं तो लिख के बताएंगे तो वो समझेगा थोड़ी नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। ये 11 नंबर क्वेश्चन है कि लेटर इज ए फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। लेटर जो है हम लोग लिखते हैं ना, लेटर प्रिंसिपल को या हेडमास्टर को या किसी कंपनी में छुट्टी के लिए लेटर लिखते हैं, या किसी भी प्रकार का अगर हम लेटर लिख रहे हैं तो वो किस प्रकार का कम्युनिकेशन है। तो वो हमारा क्या होता है, रिटन कम्युनिकेशन, मतलब लिखित कह सकते हैं, वर्बल कह सकते हैं। वर्बल अगर इसमें ऑप्शन होता तो वर्बल होता, अगर रिटन दिया है तो रिटन कम्युनिकेशन होगा। स्पोकन तो होगा नहीं, क्योंकि लेटर स्पोकन नहीं होता है, मुंह से नहीं बोला जाता है। और नॉन वर्बल भी नहीं होगा, क्योंकि उसमें हम अपनी विचार के थॉट्स को अपने शब्दों में जो है कि बयां करते हैं, इसलिए उसको नॉन वर्बल भी नहीं कह सकते हैं। टेलीफोन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि लेटर लिख रहे हैं तो टेलीफोन की क्या ज़रूरत। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 12 नंबर, ये फॉर्मल लेटर कैन बी यूज्ड फॉर डैश पर्पस। एक औपचारिक पत्र का उपयोग डैश उद्देश्य के लिए किया जाता है। फॉर्मल लेटर हम किस उद्देश्य से लिखते हैं। ऑप्शन है बोरिंग, उबाऊ, बोरिंग जब होने लगते हैं तो हम फॉर्मल लेटर लिख देते हैं, बिल्कुल गलत हो गया। ऑफिशियल, आधिकारिक, और फ्रेंडशिप और फाइटिंग। फाइटिंग तो बिल्कुल गलत है। फ्रेंडशिप में भी हम फॉर्मल लेटर नहीं लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं, तो ऑफिशियल, कहीं भी अगर लेटर लिखना होता है तो वहाँ पे हम फॉर्मल लेटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, फॉर्मल लेटर का उपयोग कहाँ करेंगे, जहाँ पे जैसे किसी ऑफिस में हमको देना हो तो वहाँ पे हम इसका आधिकारिक रूप से कहीं भी अगर लेटर लिख रहे हैं तो वो लेटर फॉर्मल लेटर कहा जाता है। 13 नंबर है कि REG इन द लेटर मीन्स। पत्र में क्या है कि REG का क्या मतलब होता है। REG का क्या मतलब होता है। ऑप्शन दिया है रिगार्डिंग, बी है सब्जेक्ट, सी है ग्रीटिंग्स और डी है बडी। तो बताइए इसका क्या आंसर हो सकता है। REG आपको इसमें क्लियरली समझ में आ रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए क्या है, करेक्ट है, क्योंकि रिगार्डिंग में ही REG आता है। REG मतलब रिगार्डिंग, तो ये के संबंध में यही हमारा क्या हो गया, इसका अर्थ होता है। REG का मतलब रिगार्डिंग, सब्जेक्ट नहीं होगा, ग्रीटिंग्स नहीं होगा, बडी नहीं होगा। आगे देखते हैं 14 नंबर, टॉम रिसीव ए लेटर बट इट डिड नॉट हैव एनी डिटेल्स ऑफ हु सेंट इट, द लेटर वाज मिसिंग द डैश एड्रेस। मतलब क्या है कि टॉम को एक पत्र मिला लेकिन उसमें यह नहीं लिखा था कि इसे किसने भेजा है। पत्र में डैश पता नहीं था, कौन सा पता नहीं था, रिसीवर पता, सेंडर पता, ठीक है, और ग्रीटिंग्स और सब्जेक्ट, क्या इसमें नहीं था। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो भेजने वाला का भी लेटर होता है और जहाँ पर जाना है उस जिसको प्राप्त करना है लेटर, उसका भी एड्रेस लिखा होता है। दो एड्रेस लिखते हैं, एक टू और एक फ्रॉम। ठीक है, टू मतलब जहाँ जाना है, फ्रॉम मतलब जहाँ से जा रहा है। तो यही आपसे पूछा गया है कि क्या होगा, रिसीवर होगा, सेंडर होगा, ग्रीटिंग्स होगा, क्या होगा। तो याद रखिएगा उस पर क्या है, सेंडर का पता नहीं लिखा हुआ था। सेंडर का मतलब जो फ्रॉम करके जो एड्रेस हम लोग डालते हैं वो सेंडर का एड्रेस हो गया, और रिसीवर मतलब टू,
टू जो लिखते हैं कि टू और उसके बाद नीचे एड्रेस लिख देते हैं, तो ये जाने वाला एड्रेस होता है जो इस पत्र को प्राप्त करेगा, ठीक है ना। और फ्रॉम करके जो लिखते हैं हम लोग, तो फ्रॉम वाला हमारा एड्रेस होता है। तो हम अपना जो सेंडर वाला एड्रेस है वो नहीं लिखा था, जिसके कारण उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये लेटर कहाँ से आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। 15 है कि सैम वांटेड टू अप्लाई फॉर ए जॉब, ही थॉट ऑफ writing a cover letter to the company, but his friend suggested to attach dash with the cover letter। मतलब सैम को नौकरी के लिए आवेदन करना था, उसने कंपनी को कवर लेटर लिखने के बारे में सोचा, लेकिन उसके दोस्त ने कवर लेटर के साथ कुछ अटैच करने का सुझाव दिया, ठीक है। तो बताइए कि अगर वो कवर लेटर लिखा है तो उसमें उसका दोस्त जो है कि क्या सुझाव देगा, क्योंकि किसी कंपनी में वो नौकरी के लिए आवेदन दे रहा है। तो नौकरी के लिए जब आवेदन दे रहा है तो उसका दोस्त क्या सुझाव दे सकता है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है ब्रोशर, लीव और फॉर्मल और रिज्यूम। तो सिंपल है कि अगर उसमें जो भी हम आवेदन कर रहे हैं उसके साथ साथ हमको क्या देना होगा, रिज्यूम देना होगा, बायोडाटा हमको देना ही पड़ेगा, है ना। इसलिए उसका दोस्त सुझाव दे रहा था कि आप बायोडाटा भी उसमें लगा दो, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा बायोडाटा। आगे चलती हैं। 16 नंबर है विच इज नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। मतलब इसमें से कौन सा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है, ये पूछा जा रहा है। आप क्वेश्चन में ज़रूर इस बात का ध्यान दीजिएगा कि कहीं कहीं क्या होगा, है और नहीं में बहुत अंतर हो जाता है। आप जल्दी में क्वेश्चन देखते हैं और लगा देते हैं, वो गलती हो जाता है। तो इस बात को ध्यान देना है कि विच इज़ नॉट ए टाइप ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन नहीं है कौन सा। तो ईमेल, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, आई कांटेक्ट, हैंड मूवमेंट्स, फेशियल एक्सप्रेशन, ये सारा का सारा बॉडी लैंग्वेज है। और आपको हम पहले ही बता चुके हैं कि जो भी बॉडी लैंग्वेज होता है वो सारा बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है। आई कांटेक्ट कम्युनिकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आई कांटेक्ट, अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, अगर आपका आई कांटेक्ट के साथ यदि आप बात करते हो तो आपका कम्युनिकेशन 100% जो है कि इफ़ेक्टिव होगा। अगर आप किसी से बातचीत कर रहे हो और नज़र इधर उधर कर रहे हो, मतलब क्या है कि आपका कम्युनिकेशन में बैरियर आ रहा है, बाधा आ रहा है, आप अच्छा से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं। तो ये भी हमारा एक बॉडी लैंग्वेज है। हैंड मूवमेंट्स, हाय इस तरह से जो करते हैं हैंड मूवमेंट्स, या कोई किसी तरह का, ये भी क्या है, ये भी सिंबल है। तो ये हैंड का मूवमेंट्स कुछ भी हो सकता है। फेशियल एक्सप्रेशन है ना, फेस का एक्सप्रेशन हम कुछ भी दे सकते हैं, सैड का, हैप्पी का, है ना, एंग्री का, बहुत तरह का एक्सप्रेशन होता है। तो ये भी हमारा क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में आता है। ईमेल जो है कि हमारा वर्बल कम्युनिकेशन के अंतर्गत आता है ना, क्योंकि ईमेल में हम शब्द को लिखते हैं और मेल भेजते हैं या अटैचमेंट भेजते हैं। तो ये इस तरह से इसको हम नॉन वर्बल के अंतर्गत नहीं रखेंगे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ईमेल ही होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18 नंबर, डिस्टेंस बिटवीन योर सेल्फ एंड द अदर पर्सन इज कॉल्ड। मतलब आपके और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। तो स्पेशल डिस्टेंस, रिलेशनशिप, इनफॉर्मल और क्लोज, कौन सा डिस्टेंस उसको कहते हैं, कौन सा दूरी उसको बोलेंगे। तो क्या होगा, स्पेशियल डिस्टेंस उसको बोलेंगे, स्थानिक दूरी। मतलब हमारे और किसी व्यक्ति के बीच का जो दूरी होगा उसको क्या कहेंगे, एक स्थानिक दूरी कहेंगे। रिलेशनशिप नहीं कह सकते हैं, अनौपचारिक भी नहीं कहेंगे, घनिष्ठ भी नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे और किसी दूसरे व्यक्ति के बीच में डिस्टेंस है काफ़ी, तो क्लोज भी नहीं होगा। तो क्या होगा, स्थानिक दूरी कह सकते हैं या स्पेशल डिस्टेंस बोलिए। 19 नंबर है कि सैमुअल मीट्स हिज कोवर्कर जेरी एवरी डे इन ऑफिस, व्हेन वी आर विच अ
co-worker we should not stand on sit dash to him। मतलब सैमुअल हर रोज़ अपने सहकर्मी जेरी से ऑफिस में मिलता है। जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने डैश खड़े या बैठे नहीं रहना चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं? मतलब उसका सहकर्मी है जो ऑफिस में वो हर रोज़ उसको मिलता है। तो अब कह रहा है कि जब हम किसी सहकर्मी के साथ होते हैं तो हमें उसके सामने मतलब किस तरह का खड़ा होना या बैठा नहीं रहना चाहिए। तो टू क्लोज बहुत नज़दीक, वेरी फॉर मतलब बहुत दूर, उसके बाद है मिनिमम डिस्टेंस कम दूरी, और नेबर कभी नहीं। कैसा डिस्टेंस हम रखना उसको उसके साथ पसंद करेंगे। तो हम समझ सकते हैं कि जिस व्यक्ति से हम पर डे मिल रहे हैं, रोज़ मिल रहे हैं और वो हमारे ही ऑफिस का क्या है, एक सहकर्मी है, मतलब हम जिस तरह से हम काम करते हैं उसी तरह से वो भी काम कर रहा है, तो एक तरह का वो क्या हो गया, हमारा दोस्त हो गया, हमारा फ्रेंड हो गया। और हमेशा फ्रेंड के साथ हम क्लोज रहते हैं, ना कि दूरी बना करके रहते हैं या कम डिस्टेंस रखते हैं, है ना, ऐसा कुछ नहीं है। ज़्यादा दूरी भी नहीं, कम डिस्टेंस नहीं, ये तो खैर ऑप्शन होगा ही नहीं। तो ये क्या हो जाएगा, टू क्लोज, मतलब बहुत नज़दीक ही बैठेंगे। अगर वो व्यक्ति आ जाएगा तो साथ में बैठेंगे, हंसी गप कर सकते हैं। तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है 20 नंबर। 20 नंबर है कि चेरी इज गोइंग फॉर एन इंटरव्यू, व्हाट शुड सी नॉट डू। मतलब चेरी इंटरव्यू के लिए जा रही है, उसे क्या नहीं करना चाहिए। चेरी इंटरव्यू के लिए जा रही है तो क्या नहीं करना चाहिए। कह रहा है कि वियर फॉर्मल ड्रेस, बिल्कुल भी पहनना चाहिए, ऐसा थोड़ी है कि नहीं पहनना चाहिए। हम मतलब फॉर्मल ड्रेस ही, अगर इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो फॉर्मल ड्रेस हमको चाहिए ही। तो ये तो आंसर है। उसके बाद है टेक हर रिज्यूम, अपनी बायोडाटा को साथ में ले जाना चाहिए, ये भी ले जाना चाहिए, सही बात है। डी है वियर क्लीन क्लोथ, साफ़ सुथरा कपड़ा पहनना चाहिए, ये भी पहनना ही चाहिए। और बी कह रहा है कि अप्लाई टू मच मेकअप और परफ्यूम, वाह, ये नहीं करना चाहिए। मतलब बहुत ज़्यादा जो है कि मेकअप और परफ्यूम लगा करके हम इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा बी, क्योंकि इंटरव्यू में ये ज़रूरी नहीं है। बाकी तीन जो ऑप्शन है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, लेकिन हम मेकअप लगा करके परफ्यूम मार करके एकदम जाएंगे और लगेगा कि हमको हमारा सेंट देख करके ही, जो हमारा चेहरा देख के ही जॉब मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ठीक है, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास यहीं पे हम ख़त्म करते हैं 20 क्वेश्चन का। ठीक है, 20 क्वेश्चन का जो है कि हम सेट लेकर के आ रहे हैं। और यदि आप वीडियो को अंत तक देखे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। और हम आशा करते हैं कि आपका रिजल्ट जो है कि बहुत बेहतर जाए। बस केवल आप रेगुलर बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि हर रोज़ आपको वीडियो मिलेगा। और धीरे धीरे और भी सब्जेक्ट का क्लास शुरू करेंगे, अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो। ठीक है, अगर किसी तरह का कोई सवाल है तो कमेंट में ज़रूर बताएं, हम उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले सेट में, प्रैक्टिस सेट 5 में। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।